हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, WBMSC ने जो है एडमिट कार्ड को लेकर के जानकारी दे दिया है कि आप जो है कब से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ कि किस डेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तीनों ही स्ट्रीम के लिए, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जो भी कैंडिडेट सब असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भरे हैं, तो वो सभी कैंडिडेट्स आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आज के वीडियो में साथियों हम बात करेंगे WBMSC में 2022 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था फॉर द ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल सके और उस तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। इससे आप लोगों को एक जो है आइडिया मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अभी 50 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट वन में, और इसका पार्ट टू भी आएगा जिसमें रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चंस को, और आप अपने प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं और आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारे क्वेश्चंस को किस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को फिल किए हैं उसको इस वीडियो का और लाभ मिल सके, और वो भी समझ सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द प्रीवियस ईयर। ये एग्जाम जो है, ये क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 2022 मीन्स 2022 में ये जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पे आप बात करेंगे तो उस समय का पैटर्न क्या था कि 2 घंटे का टाइम दिया जाता था आपको, और टोटल जो है मार्क्स 200 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता था। बट अभी जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बट टाइम को घटा दिया गया है। अब जो है 90 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/2 का। मीन्स एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन यदि आप गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये उस समय का पेपर है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है 12 नंबर ऑफ पेजेस हैं, 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें 4 मल्टीपल चॉइस जो है आपको रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, इसको चूज करना होगा, उसमें से कोई एक सही होगा। यहाँ पर 2/3 जो है निगेटिव मार्किंग उस समय होता था। ठीक है? बट अभी जो है आपका 1 मार्क्स निगेटिव रहने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जनरेटिंग स्टेशन विच हैज अ हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज यूजुअली ऑपरेटेड एज। तो ऐसा आपको बताना है कौन सा जनरेटिंग स्टेशन है जिसका कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मीन्स इनिशियल कॉस्ट जो है ज्यादा होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम होता है। तो उसको किस तरह के स्टेशन में कंसीडर किया जाता है? पीक लोड स्टेशन, बेस लोड स्टेशन, मीडियम लोड स्टेशन, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो बताइए आप लोग भी अपना आंसर जो है, एक क्वेश्चन आप लोग जो है एक पेपर रख लीजिए और पेन रख लीजिए, और जो है आप लोग अपना आंसर जो है लिखते जाइए। फिर बाद में आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है आउट ऑफ 50। अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बेस लोड। ठीक है? तो बेस लोड में हम इस तरह के पावर स्टेशन को कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द पोल्स ऑफ एन इंडक्शन डिस्क रिले द डिस्क रोटेट्स फ्रॉम। इसमें आपको बताना है कि डिस्क जो है वो रोटेट करता है साइडेड पोल टू अनसाइडेड पोल, अनसाइडेड पोल टू साइडेड पोल, डिपेंड्स अपॉन सीटी सेकेंडरी कनेक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो होता है वो
अनसाइडेड टू साइडेड की तरफ ये रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट एरर ड्यू टू। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस चीज को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर वेरिएशन, लार्ज सप्लाई वेरिएशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है टेम्परेचर वेरिएशंस। टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए ही हम लोग स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज करने से टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ नंबर, रेक्टिफायर मूविंग क्वाइल, ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूविंग क्वाइल जो है वो एवरेज वैल्यू को जो है रेस्पॉन्ड करेगा, तो एवरेज वैल्यू फॉर ऑल वेव फॉर्म। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इफ द नंबर ऑफ पोल इन अ वेव वाउंड जनरेटर इज डबल। ठीक है, तो वेव वाउंड जनरेटर है, वेव वाउंड में क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल जो है इसमें वेरी कर सकता है। ठीक है, बट इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो ए का वैल्यू जो है वो 2 रहता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर बोला गया है कि नंबर ऑफ पोल को जो है डबल कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ पोल को डबल करने से क्या हो जाएगा, आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है ना वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू पी एन फाइव जेड बाई 60A। ठीक है, आपको पता है पी एन फाइव जेड बाई 60A। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पता चल जाएगा कि पोल को डबल करने से यहाँ पर आपका ईएमएफ भी डबल हो जाता है। यही फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जनरेटेड ईएमएफ का। तो ए के जगह पे यहाँ पर 2 फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर पोल को डबल करने से क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी आपका डबल हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द रेशियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर दिस। तो आपको बताना है कि इसमें जीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको कंपेयर करेंगे 2 जीटा ओमेगा एन एस इक्वल्स टू 2s से। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप जीटा का वैल्यू बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ठीक है, तो 0.353। 7 नंबर देखिए, संपनर टेस्ट ये क्यों कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, संपनर टेस्ट हम लोग क्यों कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर का मेनली टू फाइंड आउट द टेम्परेचर राइज इन फुल लोड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर है। 8 नंबर देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ द आयरन कोर ऑफ अ पावर ट्रांसफॉर्मर इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, दिस इज डन बिकॉज। ठीक है, it is easy to prepare circular coils, it is easy to assemble circular iron core। ऑप्शन नंबर सी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टेंड्स टू मेक द सर्कुलर कोर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो बताइए 8 का क्या आंसर हो जाएगा। 8 का ऑल ऑफ द एबव, सभी जो है आंसर यहाँ पर सही है। 9 का देखिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेव विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट। तो रेक्टेंगुलर में आपको पता है आरएमएस और पीक जो है वो बराबर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। और यदि यहाँ पर आरएमएस पूछा जाता ट्रेंगुलर के लिए तो 100/√3 हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, द पीक फैक्टर ऑफ अ ट्रेंगुलर एसी वोल्टेज वेव इज। तो पीक फैक्टर बताना है एसी वोल्टेज वेव का। 10 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। 1, 1.11, 1.41 और 1.732। ठीक है, तो इसका जो पीक फैक्टर होता है 1.732। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन अ माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड इज सॉर्टेड इन स्टैक पॉइंटर, एड्रेस लाइट, प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो 11 नंबर का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन अ सब स्टेशन। तो सब स्टेशन में क्या इंस्टॉल नहीं किया जाता है।
शंट रिएक्टर, एक्साइटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीरीज कैपेसिटर। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो एक्साइटर जो है ये इंस्टॉल नहीं किया जाता है सब स्टेशन में। इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर AFET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज प्रीफर्ड ओवर BJT। तो आपको बताना है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में FET या मॉसफेट को हम लोग प्रीफर्ड करते हैं ओवर ओवर BJT। क्यों, इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि इसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई होता है एंड डज नॉट वेरी विद द चेंज ऑफ रेंज। ठीक है। 14 नंबर देखिए, इन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग। ठीक है, स्पीड जो है मोटर का किस तरह से वेरी कर सकते हैं इन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल में। सप्लाई वोल्टेज ऑफ द डीसी मोटर। बी नंबर है फील्ड एक्साइटेशन ऑफ डीसी मोटर, आर्मेचर वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर करंट ऑफ डीसी मोटर। तो बताइए फ्रेंड्स 14 का क्या आंसर हो जाएगा। तो आर्मेचर वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर सही आंसर है। 15 नंबर देखिए, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू हाफ द करंट विल बी। प्योर इंडक्टिव कोई सर्किट है, उसमें हमने क्या किया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो बताना है आपको कि करंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई एक्सएल, राइट। यदि हम I निकालें किसी भी इंडक्टिव सर्किट में, और एक्सएल इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा एल, राइट। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई एफ, और एफ को हमने कर दिया हाफ। तो करंट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 15 का C डबल हो जाएगा, राइट। 15 का C। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक डायोड है हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ग्रेटर देन 5 वोल्ट, ठीक है, एंड अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डायोड है, बस यही आपको बताना है। 16 नंबर बताइए, 16 नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 16 का बी। 17 a solenoid produces a flux of 12 milliweber and a flux density of 0.9 टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू है 0.9 टेस्ला, और फ्लक्स जो है वो दिया हुआ है आपको। द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड मस्ट बी। 17 का सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन को हम लोग यूज करते हैं बेस लोड प्लांट की तरह, राइट। तो बेस लोड प्लांट में ही इसको कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 19 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर कैन बी बिल्ड अप विदाउट एनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल्स। तो बताइए 19 का, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सीरीज जनरेटर एंड शंट जनरेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए 19 का बताइए, सी नंबर सही आंसर है, सीरीज जनरेटर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, ये तो बस फॉर्मूला आपको लगाना है, बाकी आप लोग बना ही लेंगे। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 2 ओम रेजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 किलोवोल्ट बेस वोल्टेज इज। तो पर यूनिट का फॉर्मूला होता है पर यूनिट में बदलने के लिए एक्चुअल बाई बेस। तो वो एक्चुअल में कितना है 2 ओम, और बेस आप लोग निकाल लीजिएगा। बेस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जेड बेस निकालना होगा। तो जेड बेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, VL स्क्वायर बटे MVA, मीन्स ये जो 10 किलो वोल्ट है इसका स्क्वायर बाई 100 MVA करेंगे, तो यहाँ से जेड बेस का वैल्यू मिल जाएगा, और 2 ओम जो है ये एक्चुअल वैल्यू है। तो 2 बाय ये जो वैल्यू आएगा समथिंग, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं 21, for measuring positive, negative and zero sequence voltage in a system, the reference taken as neutral of the system only। B नंबर है ground only। C नंबर में है for zero sequence neutral and for positive and negative the ground, and D है none of the above। तो 21 का क्या होगा आंसर सही, आप लोग बताइए। 21 का जो है C नंबर सही आंसर है, for zero sequence neutral and for positive and negative the ground। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स इज मोर देन। अब लोग जानते ही हैं कि मेगा ओम में होता है। तो देखिए इसमें मेगा ओम में कौन सा है, तो ये है 1, सभी मेगा ओम में है। 1 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 100 मेगा ओम और
500 मेगा ओम। तो आपको बोला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा। 22 का बताइए क्या आंसर होगा, 20 मेगा ओम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23, द मैक्सिमम swing of the rotor beyond which the swing of torque angle leads to loss of transient stability is called as। तो बताइए, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 23 का ए, मैक्सिमम पावर एंगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर जो है क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, या फिर इन्फिनिटी। तो बताइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ही ग्रेटर देन 1 होता है, बाकी सभी फैक्टर जो है लेस देन 1 होता है। 25 देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। बताइए फ्रेंड्स, 25 का जानते ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है। आगे बढ़ते हैं 26, द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कोसाइन वेव फॉर्म अकर्स एट। कोसाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आपको मिलेगा। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे 27 नंबर की तरफ, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। इंडक्टेंस किस तरह से आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इंडक्टेंस के लिए एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। इससे नहीं होगा तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बाई एल। तो वहां से आप लोग कंपेयर करें, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ ये सब कुछ दे रखा है, तो ये फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हैं। तो बताइए 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमको बोला है इंडक्टेंस जो है कॉइल का बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा पाएंगे, चूजिंग कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। नेक्स्ट देखिए 28, बंडल कंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस विल रेस्पेक्टिवली। तो बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा और इंडक्टेंस क्या होगा बंडल कंडक्टर यदि हम लोग यूज करते हैं तो। 28 का इंक्रीज एंड डिक्रीज, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और इंडक्टेंस घट जाएगा, राइट। 29 देखिए, अ डीसी सीरीज मोटर डेवलप अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर एट 1 एम्पियर ऑफ लोड करंट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 एम्पियर। तो बताना है कि टॉर्क क्या होगा, बताइए 29 का ऑप्शन नंबर बी 40 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, इन एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन अर्थ वायर इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट, ठीक है। तो अर्थ वायर जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है। 30 नंबर का बताइए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाइटनिंग सर्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 31, राइट। व्हेन एन अल्टरनेटर इज डिलीवरिंग अ बैलेंस लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, द फेज एंगल इन डिग्री बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का फेज एंगल बताना है यदि कोई जनरेटर जो है वो डिलीवर कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे। तो बताइए फ्रेंड्स 31 का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो 30 डिग्री, राइट, 31 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 32, two infinitely long parallel conductor in vacuum and separated 1 meter between center, when a current of 1 ampere flows through each conductor produce on each other a force। तो फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 32 का जो है सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इफ कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट 1/4 ऑफ फुल लोड इज इतना, व्हेन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी। निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, पीसीयू क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू एफ एल, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, लोडिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 लोडिंग पे दे रखा है आपको कॉपर लॉस 100 है, तो आपको फुल लोड निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप लोग डायरेक्टली, हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, व्हेन द पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, the transmission voltage should be in the range of। तो 300 किलोमीटर लॉन्ग
लाइन में कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है वोल्टेज हम जो है इस रेंज में मतलब इस इतना किलोमीटर तक जो है का रेंज क्या होगा वोल्टेज का, ये बताना है। सोचिए और बताइए। 34 का आप लोग जान ही रहे हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हो गया ये। तो क्योंकि यहाँ पर 300 किलोमीटर लेंथ है, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो 400 किलो वोल्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 देखिए, व्हेन अ फॉल्ट अकर इन अ पावर सिस्टम द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट बिकम जीरो, द टाइप ऑफ फॉल्ट इज। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है ना करंट का, वो जीरो हो जाता है, बताइए। 35 का, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो 35 का ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट 36 देखिए, अज्यूमिंग कैरियर मोबिलिटी टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट कैन बी शोन दैट प्योर सिलिकॉन, इसका देख सकते हैं आप, इजी दिया हुआ है, एयर गैप जो वोल्टेज होता है, ठीक है, have the same conductivity at temperature of। तो ये कितना टेम्परेचर पे जो है ये वोल्टेज होता है, मतलब दो लेयर के बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये गैप होता है, वो इतना वोल्टेज कौन से टेम्परेचर पे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो बताइए 36 का जो है क्या हो जाएगा सही आंसर। 36 का ए नंबर सही है। 37 देखिए, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड अ मीडियम फॉर। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो यूज किया जाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज, बोथ ए एंड बी, एंड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो 37 का सी है, दोनों में यूज कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। इफ द वोल्टेज 38 देखिए, इफ द वोल्टेज एट डीसी शंट मोटर टर्मिनल इज हाफ, द लोड टॉर्क बीइंग द आर्मेचर करंट विल बी। तो बताना है कि लोड टॉर्क कितना हो जाएगा यदि वोल्टेज को हमने डीसी शंट मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को हमने हाफ कर दिया है, तो आर्मेचर द लोड टॉर्क बीइंग द आर्मेचर करंट विल बी। तो लोड टॉर्क कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। 38 का ए नंबर सही है, ये भी हाफ हो जाएगा। 39 देखिए, 10 ओम लोड है, कनेक्टेड है सेकेंडरी ऑफ अ सिंगल फेज, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ऐसा ऑब्लिक होगा, ठीक है। 3300/110 पावर ट्रांसफॉर्मर, द इफेक्टिव लोड ऑन द इफेक्टिव लोड ऑन द 3.3 केवी बस बार इज नियरली। तो आपको बताना है कि 3.3 केवी बस बार पे कितना जो है लोड रहने वाला है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ से जा रहे हैं। जिस तरफ जा रहे हैं उसको ऊपर रखिए, ठीक है, और जिस तरफ से जा रहे हैं उसको नीचे रखिए, और उसका स्क्वायर करके इनटू मल्टीप्लाई कर देना है जो भी रेसिस्टेंस है। जैसे 10 ओम यहाँ पर लोड है, तो इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 39 का जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यदि आप सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। द लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज, वेरी सिंपल, लोड फैक्टर होता है पी एवरेज बटे में पी मैक्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, एवरेज लोड बटे में पीक लोड, राइट। 40 का सी। 41 देखिए, if a three phase half wave rectifier, if the input phase voltage is 200 volt, the PIV required for each diode, बताइए। सिंपल है, PIV आपको बताना है। 41 का जल्दी बताइए, 41 का बी नंबर सही आंसर है। 42 देखिए, द वोल्टेज ऑफ चॉइस फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ 100 वोल्ट DC सोर्स वुड बी। तो इसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं सेंसिटिविटी, और जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उसी को हम जो है चूज करते हैं, ठीक है, मेजरिंग दिस वोल्टेज। तो 42 का जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सेंसिटिविटी निकालना है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आता है 1/IFS, राइट। एफएस मीन्स, IFS मीन्स फुल स्केल करेंट। 43 का यहाँ पे देखिए बोला है कि 150 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी क्लास 1 इतना रीड करता है। व्हेन यूज्ड इन
सर्किट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द रीडिंग। ठीक है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फुल स्केल वैल्यू बटे में मेजर्ड वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक्स पावर फ्रॉम द एसी लाइन व्हेन। ठीक है, applied voltage increases but current decreases, applied voltage decreases but current increases, both applied voltage and current rises, both applied voltage and current decreases, which one of the following is correct? बताइए ए बी सी डी कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 44 का सी। 45 देखिए, विथ यूजुअल मीनिंग ऑफ डेल्टा बियॉन्ड द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पावर ट्रांसफर increases with increase in delta, decreases with decrease in delta, remains independent of delta, decreases with increase in delta। तो बताइए फ्रेंड्स 45 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 45 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्मली जड बस मैट्रिक्स इज अ। ठीक है, तो जड बस मैट्रिक्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, किस तरह के मैट्रिक्स में कंसीडर किया जाता है? बताइए, नल मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स, फुल मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 46 का जो है वो सही आंसर है सी। ठीक है, तो जेड बस मैट्रिक्स को हम लोग फुल बस मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, राइट। 47 का, फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्रॉब्लम लॉसेस कैन बी फाउंड आउट। इसका बताना है आपको कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्रॉब्लम लॉसेस कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, किस तरह से फाउंड आउट किया जाता है? 47 का, बाय लोड फ्लो स्टडीज, हम लोग पढ़ते हैं ये पावर सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए 48, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस increase the capacitance, decrease the capacitance, increases the inductance and decreases the inductance। बताइए 48 का क्या सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? 48 का ए नंबर सही आंसर है। इन अ हाई कैपेसिटिव सर्किट द actual power is more than its reactive power and reactive power is more than its actual power। सी देखेंगे तो reactive power is more than the apparent power and ऑप्शन नंबर डी, apparent power is equals to the actual power। सोचिए फ्रेंड्स और बताइए कि हाईली कैपेसिटिव सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है, रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा कंपेयर टू एक्चुअल पावर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इन अ डीसी मोटर द डेवलप्ड टॉर्क इज 200 न्यूटन मीटर एट 600 आरपीएम। ठीक है, इस स्पीड पे इतना टॉर्क है, तो बताना है कि इतने स्पीड पे मोटर का टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं और जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 का बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पर सही। तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 166.66 आएगा, तो इसको हम लोग 67 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स था ओवरऑल 50 क्वेश्चंस जो कि हमने आपको डिस्कस किया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही है और यहाँ पर पावर सिस्टम का वेटेज ज़्यादा है, इसके बाद मशीन का। इसमें अभी जो है आगे के 50 क्वेश्चंस देखने से आप पूरा जो है एक आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ठीक है, वैसे पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, और बाकी सब्जेक्ट को भी आपको देख के जाना होगा क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है वो बहुत ही कमी है। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को करिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 2 के साथ जल्द ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आइडिया मिला है तो जरूर से कमेंट में बताइएगा और पार्ट 2 लिखिएगा, हम जल्द पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।